जी नमस्कार। हाँ, बोलने के क्रम में एक चीज़ मैंने इसके जस्ट पिछले वीडियो में थोड़ा सा गलत बोल दिया था, औरंगजेब शब्द निकल गए थे। तो 1526 से तो सत्ता की ही स्थापना हुई। तो इधर से 1615 में जो था वो जहांगीर था, और अजमेर में 300 का मनसब नहीं बल्कि 400 का मनसब दिया था चौमसरों को। तो ये याद कर लेंगे। यानी पिछले वीडियो में थोड़ी सी जो त्रुटि हुई है उसको सुधार लेंगे अभी के हिसाब से। अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा दक्षिण भारत की ओर, क्योंकि धीरे धीरे अंग्रेज़ों की सत्ता को मजबूत करके और तब पूरी संपूर्ण भारत में सत्ता स्थापित करनी है और फिर आज़ादी की लड़ाई करके उसको आज़ाद करा देना। तो देखिए हुआ क्या कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप में अपना विस्तार कम चाहती थी। वो वर्ल्ड के अन्य देशों में उपनिवेश को काफ़ी मजबूत बनाकर ताकत के साथ उसका दोहन करना चाह रही थी, और फ्रांसीसी जो थे वो ऑलरेडी यूरोप में ही अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे। दूसरी चीज़ें थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूरी की पूरी तरह ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं थी, बल्कि वो केवल परमिशन देते थे, और ये निजी जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी चलता था। अब ध्यान रखेंगे कि कभी भी निजी संस्था हो और सरकारी संस्था हो तो सरकारी में देर से निर्णय होता है, दूसरी उसमें कार्य विलंब होता है, कार्य की क्वालिटी जो है खराब होती है, कानून का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, लाभ का ध्यान कम रखा जाता है, बहुत सारी कमजोरियाँ। प्राइवेट में ये सब नहीं होता है, इसमें कुछ डिसीजन होता है, मुनाफा मेन आधार होता है, टैलेंसी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और जो सफलता ज़्यादा अर्जित कर रहा है प्रमोशन भी उसको ज़्यादा दिया जाता है। बहुत सारा प्राइवेट में कुछ अच्छी चीज़ें हैं। अब आपको कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो गवर्नमेंट की थी, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो निजी थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में हुआ था, 1668 में वो भारत में आकर और वहीं पर खोल रहे हैं, सूरत में ही फैक्ट्री खोल रहे हैं पहले, और तत्पश्चात वहाँ से आकर मसूलीपट्टनम में ही खोल रहे हैं। धीरे धीरे फ्रांसीसी भारत में दक्षिण भारत में अत्यधिक मजबूत हो जाते हैं, और वो कर्नाटक में भी हस्तक्षेप करते हैं। जब डुप्ले फ्रांसीसियों का गवर्नर होता है तो जो है वो कर्नाटक में भी, फिर आपके निजाम के शासन में भी जो है हैदराबाद के उनके सत्ता में भी हस्तक्षेप करता है। यह हस्तक्षेप करके और वो अपनी शक्ति को सृजित करता है। तो कई बार सवाल आता है आपको कि भारत में द्वैध शासन की नींव किस यूरोपीय ने डाली थी। तो जैसे ये सवाल आ जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा किस यूरोपीय ने, तो फ्रांसीसी। और अगर यही आ गया कि किस ब्रिटिश गवर्नर ने द्वैध शासन की नींव डाली थी भारत में, या अंग्रेज कब डाले, तो जब अंग्रेज आ जाएगा तब आ जाएगा आपको 1765 के आपके इलाहाबाद संधि के दौरान। क्योंकि उस दौरान पहली बार जब दूसरी संधि हुई, लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार जो है ले लिया था, यानी कि अधिकार अपने पास रखा था, और उत्तरदायित्व तो बंगाल के नवाब पर और भारत के बादशाह पर दे रखा था। तो इस ढंग से ये द्वैध शासन की स्थिति मानी जाती है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है इसकी शुरुआत फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की थी, जब हैदराबाद में वह स्वयं लाली को भेज देता है और कहता है कि वहाँ से आप सत्ता को संचालित करें, वहाँ से हमें राजस्व की पूर्ति करें। इसी क्रम में होता क्या है कि जो हैदराबाद का निजाम है उसकी मृत्यु हो जाती है, और जो चंदा साहब मराठों के कैद में है वहाँ से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर जो है मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच संघर्ष छिड़ जाता है। अब इस संघर्ष में फ्रांसीसी हस्तक्षेप करके चाहते हैं कि हम सत्ता पक्ष से होकर मजबूत हो जाएं और तब अंग्रेजों को कमजोर करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो पहला संघर्ष होता है भारत में एंग्लो फ्रांसीसी, उसका भारतीय कारण नहीं था, उसका मेन कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का संघर्ष। आपको ये भी बता दें कि पहला एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष, जिसको पहला कर्नाटक संघर्ष भी कहते हैं, ये 1746 से 1749 के बीच हुआ था। ज़्यादातर ये भीड़ रूप में 1746 से 1748 तक चला, लेकिन 49 तक फाइनल इसकी संधियाँ हुई। इस संघर्ष में हुआ क्या
कि ऑस्ट्रिया, यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया एक अलग महादेश है जो आपके अंडमान निकोबार से पूरब में पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में। इस ऑस्ट्रिया की बात कर रहे हैं जो यूरोप में है। तो वहां पर उत्तराधिकार के संघर्ष के लिए प्रारंभ हुआ और ये भारत में भी छिड़ गया। जब भारत में ये संघर्ष छिड़ गया पूरी तरह, तो यहाँ पर फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी रहा और फ्रांसीसी के पलड़ा भारी होने से जो डुप्ले था वो अंग्रेजों पर कुछ जुर्माना भी लगा दिया और इस तरीके से उनके बहुत सारे लोगों को बंदी बना दिया। लेकिन संधि फाइनली हुई एक्सला-शापेल की संधि से। वहाँ यूरोप में ही ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर संधि किए, एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस लौटा दिए गए, एक दूसरे के आसामी न बसाने की राय दी गई और कहा गया भविष्य में संघर्ष नहीं किया जाएगा। लेकिन ये मानने वाला कहाँ था, ये तो प्रतिस्पर्धा यूरोप से ही शुरू हो चुकी थी। तो इस ढंग से एक्सला-शापेल की संधि से समाप्त हो गया। लेकिन फर्स्ट जो कर्नाटक युद्ध था, ये भारत की कमजोरी को उजागर कर दिया। ये कैसे, ये भी जानेंगे। हुआ क्या कि जो कर्नाटक का नवाब था, उसने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की सेना भेजा इन फ्रांसीसियों को दबाने के लिए कि हमारी जमीन है और ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं मेरे बिना अनुमति के, और फ्रांसीसी ज्यादा ताकतवर समझ रहे हैं, तो जाओ और बंदी बना के लाओ। ध्यान रखेंगे, भारतीयों में वीरता की कमी न पहले थी, न अब है, न कभी भी रहेगी। भारतीय बहुत वीर होते हैं, लेकिन अफसोस मैनेजमेंट में ये थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं और आपसी एकता भी इनकी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। अगर ये दो चीज भारत में सुधर जाए तो शायद संपूर्ण धरती पर भारत का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। संपूर्ण धरती पर ध्यान रखेंगे। और आज भी भारतीय आर्मी से पूरे ब्रह्मांड की सेना डरती है। किसी को हिम्मत नहीं है कि भारतीय सैनिक से वो पंगा ले ले। वो मिसाइल से भी नहीं डरते हैं और गोली बंदूक तो छोड़िए, इतने ज़्यादा मजबूत हृदय के लोग होते हैं। तो ये चल दिया 10,000 की सेना लेकर। एक अडयार नदी बहती थी कर्नाटक में, और उसी अडयार नदी में एक जगह था, तटीय इलाका, जिसका नाम था सेंट थोमे। उस सेंट थोमे नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। अब ध्यान रखिएगा कि इधर थी कैप्टन महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की सेना, इधर फ्रांसीसी एक छोटा सा सेनापति था, कैप्टन पैराडाइज। तो पैराडाइज के नेतृत्व में मात्र 300 सेना थी और उसमें 250 से अधिक तो केवल इंडिया के लोग थे। मात्र 50 या 40 के आसपास जो है उसमें फ्रांस के लोग थे। तो एक तरफ 300, एक तरफ 10,000, और दोनों मिलकर जब संघर्ष किए तो ये गाजर मूली की तरह जो है नेतृत्व विहीनता के कारण कटा गया। वहां पर जो है मैदान मार लिया था कैप्टन पैराडाइज, और पूरे विश्व में ये फैल गया कि भारत के लोग जो है कुट-कुट कर गिरता है, लेकिन मैनेजमेंट के अभाव में पराजित भी हो जाते हैं और उनको शहीद बोला जाता है। यानी भारतीय कमजोरी उजागर हो गई। अब ये भारत के गाल पर एक बहुत बड़ा तमाचा था कि भारत के सेना में मैनेजमेंट स्किल का अभाव है। आगे क्या हो, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार संघर्ष से शुरू हुआ युद्ध सेंट थोमे में हमारी बेइज्जती करा दिया और फिर एक्सला-शापेल की संधि से समाप्त हो गया। लेकिन दूसरा जो कर्नाटक संघर्ष हुआ वो निश्चित ही कर्नाटक के उत्तराधिकार और हैदराबाद के उत्तराधिकार संघर्ष के कारण हुआ। इसमें प्रारंभ में फ्रांसीसी मजबूत थे, मद्रास का घेरा डाल दिए और मद्रास में किलाबंदी, अंग्रेज ऑलरेडी किला बनाए थे जिसको हम सेंट थोमे किला कहते हैं। तो उसी किले में अंग्रेज थे, चारों तरफ से फ्रांसीसी घेर कर उसकी हालत खराब कर दिए थे। ऐसी स्थिति में एक साधारण से किरानी के पद से थोड़ा सा अनुभव सर्जित किया था लॉर्ड क्लाइव, वहाँ उपस्थित हुआ और वह वहाँ के अधिकारी को सुझाया कि क्यों नहीं अर्काट नामक एक स्थान है, वहाँ पर इनका ध्यान भटकाया जाए। यानी अर्काट पर हमारी अंग्रेजी फौज कुछ जाएगी और जैसे ही यहाँ खबर आएगा कि वहाँ मार काट मचा हुआ है, ये अपने प्रधान फ्रांसीसी सेना को रवाना करेंगे, तब तक हम वहाँ भी अधिकार कर लेंगे और यहाँ भी अधिकार कर लेंगे। दोनों जगह फौज रिजर्व रखते हैं।
ये रणनीति उनकी काम आ गई और इस तरीके से फ्रांसीसी भी उलझ गए इन तकनीक में। वो अर्काट के लिए चल दिए। तब तक दोनों ही स्थानों पर अंग्रेजों ने क्या किया, जीत लिया लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में। लॉर्ड क्लाइव की जय जय होने लगी और तत्पश्चात जो है समझौता हुआ। उस समझौते में जो फ्रांसीसियों की हार हुई थी वहाँ पर काफ़ी बदनामी हुई और डुप्ले को वापस बुला दिया गया। अब जब डुप्ले यहाँ से चला गया तो बच गया यहाँ पर बुस्सी, लाली और फिर गडेहू नामक एक नया फ्रांसीसी गवर्नर को भारत भेजा गया। अब फिर यूरोप में 7 ईयर वार शुरू हो गया, सप्तवर्षीय संघर्ष 1756 से 1763। भारत में ना चाहते हुए भी 1758 में, ध्यान रखेंगे 56 से 2 साल बाद पुनः संघर्ष आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष से गया और ये 1763 तक चला। अब इस संघर्ष के दौरान एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो देखने में आया वह यह था कि कौन शासन करेगा अब ये नहीं था। ये कंफर्म हो गया कि अब फ्रांसीसी शासन भारत में नहीं करेंगे। वे एक छोटी सी बस्ती और अंग्रेजों के देख रेख में उसके अधीन काम करने लगे, यानी पूरी की पूरी तरह वो पराजित कर दिए गए भारत में 1763। लेकिन इसी बीच एक संघर्ष और भारत में घटा था, बंगाल। अब भारत के नसीब पर ही शायद लिखा था विदेशी प्रभुत्व का तमाचा, अथवा हम लोगों की दोष रही होगी जब हम लोग जात पात, ऊंच नीच, क्षेत्रवाद, भाषावाद के सिद्धांत से समाज में बहुत से विसंगतियां पैदा किए होंगे। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें ताकत की कमी है, सैन्य क्षमता की कमी है, परंतु उनका प्रयोग नहीं किए जाने से हमारी सैन्य क्षमता कमजोर होती चली गई और बड़े पैमाने पर विदेशी आक्रांता भारत में आकर आक्रमण करके और फिर अपने व्यूह रचना में सफल होकर इस देश को अपना गुलाम बनाने में सफल रहे। यहीं तक अभी भी आज़ाद हुए, बाकी तो पता है आपको कहानी। तो होता क्या है यहाँ पर कि फ्रांसीसी जो है पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर होकर रह गए, लेकिन बंगाल में एक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा था। यह परिवर्तन तो ताजमहल बना तब से दिखाई पड़ रहा है, आपको बता रहे हैं। क्योंकि ताजमहल जो है वो बनना ही नहीं चाहिए था, और अगर कब्र ही बनाना था तो इसके पहले भी बहुत कब्र बने थे। क्या जरूरत था भारत के समस्त संसाधनों को प्रयोग कर देना। औरंगजेब जब स्वयं बादशाह बना तो पिता शाहजहां जीवित थे, उन्हें बंदी बना लिया, शाहबुर्ज में आगरा में बंद करके रख दिया और कहा पत्नी को टक टक निगाह से देखते रहिए। जबकि आपको पता होगा कि मुमताज औरंगजेब की माँ भी थी, लेकिन उससे अंतर उसको नहीं पड़ा और उसने किया क्या कि अपनी ताजपोशी कराया, लेकिन इस ताजपोशी में उसे जितना धन मिलना चाहिए नहीं मिल पाया। उपहार की राशियाँ कुछ कम हो गई। दिल्ली जाके पुनः ताजपोशी कराया और तब जाके कुछ सेटिस्फाइड हुआ। वह 1658 से लेकर और 1707 तक की सत्ता में 1680 में वह उत्तर भारत से दक्षिण भारत चला गया। लेकिन जब दक्षिण भारत में गया तो उत्तर भारत का राजस्व काफ़ी कमजोर हो गए और उसको पुनः राजस्व प्राप्ति करने के लिए बंगाल ध्यान में आया। इस क्रम में दक्षिण भारत के व्यक्ति जो ब्राह्मण जाति से मुसलमान बना था, राजस्व व्यवस्था की उसकी बहुत अच्छी जानकारी थी, मुर्शिद कुली नाम धारण किया था। उस मुर्शिद कुली खां को बंगाल में राजस्व के एकत्रीकरण के लिए भेजा और उसने सफलतम रूप से बंगाल के भू राजस्व व्यवस्था को निर्धारित भी किया और उसके कलेक्शन को भी जारी रखा। वो जानता था कि अगर बहुत बड़े जमींदार होंगे, उनके पास इतना बड़ा संसाधन होगा तो वो टैक्स नहीं देंगे, और जो बहुत गरीब होगा, बस पैसा ही नहीं होगा, वो भी नहीं देगा। तो उन्होंने मध्यस्थ गृहस्थों को जन्म दिया, सबसे बड़े जमींदारों को हटा दिया, छोटे को हटा दिया। और दूसरी एक और चालाकी का काम उसने किया कि इन जो बड़े और छोटों के हटाकर जो जमींदारी वितरित किया, उसमें जितना मुसलमानों को दिया उतना हिंदुओं को दिया, इसलिए कि चेक एंड बैलेंस से ही प्रशासन को चलाया जा सकता था और बंगाल से राजस्व की प्राप्ति करने लगा। लेकिन उसे सूचना मिली 1700 में बंगाल आया था और 1707 में देखा कि औरंगजेब मर गया। फिर भी मुगल बादशाह जो भी दिल्ली में थे
चाहे बहादुर शाह प्रथम हो, जहांदार शाह हो, फरुखसियर हो, रफीउ दर्जात हो, रफीउ दौला हो, सबको नियमित रूप से वो टैक्स भेजते रहा दिल्ली। लेकिन इसी बीच एक परिवर्तन हुआ कि फरुखसियर के पत्नी के इलाज भगंदर के अंग्रेज अधिकारी ने कर दिया और उन्होंने बदले में कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। 1717 की संधि हुई और इसमें तय हुआ कि अंग्रेज भारत में जहाँ भी व्यापार करेंगे उनको व्यापार करने की अनुमति होगी। अब चूंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में उनको मात्र 3000 रुपया देने पर व्यापार करने की अनुमति मिल जाएगी, तो बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान को क्यों क्या मिलेगा, डेला। ऐसी स्थिति में उसने मुगल बादशाह के बातों को मानने से इनकार कर दिया। अपने मन से वो राजस्व प्राप्त करते रहा। लेकिन ऐसी स्थिति में एक परिवर्तन और भी दिखाई पड़ी। परिवर्तन क्या दिखाई पड़ा आपको बता रहे हैं कि जब मुर्शिद कुली खान बीमार पड़ा तो वैसी स्थिति में पुत्रहीन था, उसके 3 बेटियां थी। सबसे बेटी के एक प्रिय बेटी के बेटा वह अपने दामाद को, बेटी थी वह अपने दामाद को अर्थात सरफराज को सत्ता देने की कोशिश किया, लेकिन सरफराज कमजोर निकला और उसके पिता सुजाउद्दीन ने सत्ता अपने हाथों में हस्तगत कर लिया। ये घटना आपको 1727-28 की है। 1727-28 से 1739 तक सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब रहा, लेकिन मृत्यु के बाद फिर उसका बेटा अर्थात मुर्शिद कुली खां का दामाद सरफराज बंगाल का नवाब बन बैठा। लेकिन एक बार जब व्यक्ति की कमजोरी उजागर हो जाती है तो बारंबार हो जाती है। अतः सरफराज जैसे ही बैठा, बंगाल के उस समय में एक तुर्की व्यक्ति अलीवर्दी खां था, इसने क्या किया, जो उप गवर्नर के पद पर था, आक्रमण करके और घेरिया नामक स्थान पर सरफराज को मार डाला और 1740 से लेकर 1756 तक वह बंगाल का नवाब रहा। उसके समय में भी बहुत सारी घटनाएं घटी, उतार चढ़ाव हुआ, लेकिन समझदार था। उसके समय में दक्षिण भारत के पेशवाओं ने आक्रमण उड़ीसा पर किया और उड़ीसा के कुछ क्षेत्र जीत लेने के बावजूद भी अलीवर्दी खां उनसे उलझा नहीं, क्योंकि वो जान रहा था कि यदि हम उलझते हैं तो भारत पर नादिर शाह आक्रमण करके लूट कर ले गया है और अहमद शाह अब्दाली भी घोषणा कर रहा है, उसका सेनापति, कि हम बंगाल पर आक्रमण करेंगे क्योंकि बंगाल बहुत ही समृद्ध है। अतः यदि अलीवर्दी खां सोचा समस्त सैनिकों को हम गंवा देते हैं, खो देते हैं इन मराठों से संघर्ष में, तो अब्दाली के जहां तोप चलेंगे वहां हमारी सेना क्या करेगी। इसलिए वो मराठों से संघर्ष नहीं करता और फिर रघुनाथ राव कुछ उड़ीसा के क्षेत्र और साथ ही साथ 12 लाख रुपया सालाना राजस्व प्राप्ति के अधिकार को प्राप्त कर लेता है। अर्थात ये संधि समाप्त करके अलीवर्दी खां बंगाल को सुरक्षित करने के लिए जो चाल चला, यहाँ तक सफल रहा। ठीक इसी ढंग से जब ये मरने लगा तो अपने पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला से कहा, सुनो, अंग्रेज मधुमक्खी की छत्ते की तरह है, यदि इन्हें नहीं छेड़ा जाए तो शहद देंगे और छेड़ा जाए तो काट काट के मार डालेंगे। अतः ऐसी स्थिति में अंग्रेजों से जो है युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। मेरे न रहने के बाद इस बंगाल को बेहतरीन तरीके से चलाना और सुरक्षित बनाए रखना। सिराजुद्दौला मात्र सुन लिया, लेकिन कर्तव्य पर चलना किसी के लिए बड़ा कठिन होता है। उसके 2 मौसा मौसी और भी थे। एक थे पूर्णिया के नवाब हिजीर अली खां और दूसरी मौसी थी घसीटी बेगम। सबने सिराजुद्दौला का बगावत करना प्रारंभ किया और उसके ताजपोशी में अंग्रेज भी नहीं जा सके। लेकिन अंग्रेजों के 1756 में न जाने के पीछे कारण था कि यूरोप में शिवन यरवार प्रारंभ हो चुका था, इसलिए अपनी सैनिक क्षमता को ये भी बचा कर रखना चाह रहे थे। दूसरी चीज आपको बता दें कि 1756 से लेकर और फिर जब संघर्ष की स्थिति आई, अर्थात अंग्रेज जब नहीं गए और सिराजुद्दौला की जब ताजपोशी हो रही थी, तो किसी ने कान भर दिया कि हे सिराजुद्दौला, अंग्रेज जानबूझकर नहीं आए हैं और जब नहीं आए हैं तो उस अपमान का बदला तुझे लेना होगा।
सिराजुद्दौला नया आदमी था, नाव देखा ना था, अंग्रेजों के खिलाफ आक्रमण कर दिया और बहुत से अंग्रेज मारे गए। कर्नल ड्रेक जो था अपने नेतृत्व में अपनी सेना को लेकर फुल्टा नामक द्वीप पर, याद रखिएगा फुलटा, FULTA, उल्टा नहीं फुल्टा, फुल्टा नामक द्वीप पर सैनिकों को लेकर चला गया और अपनी जान बचाई। मलेरिया के मच्छर कुछ अंग्रेजों को मार डाले, लेकिन कुछ अंग्रेज जो बंदी बनाए गए उन्हें 14-18 फीट के कोठरी में बंद कर दिया और दूसरे दिन जब खोला गया तो लगभग सब मरे थे। किसी ढंग से वैद्य ने 23 लोगों को बचाया, अर्थात 146 में 23 ही जीवित बचे। इस काल कोठरी के घटना को एक अंग्रेजी अधिकारी हॉलवे ने लिखा है और शीर्षक भी दिया था ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसे बड़े पैमाने पर विश्व में पढ़ा गया और संपूर्ण यूरोप के लोग भारतीय लोगों के अर्थात सिराजुद्दौला के विरोधी हो गए और उसी समय में पटकथा लिख दी गई थी कि अब सिराजुद्दौला को समाप्त करके और किसी उसके अनुचर को बना दिया जाएगा, जिससे अब हम लोगों को फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। अगला देखेंगे फिर अगले वीडियो में।